नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। बहुत ही अच्छे से डिटेल वीडियो होने वाली है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसमें और निश्चित ही आप वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में भी आएगा और दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ही बार में सब कुछ याद हो जाने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसकी क्विज़ भी डाउनलोड कर सकते हो। क्विज़ मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, एमजेटी ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर इसकी क्विज़ मिल जाएगी। वहीं पर इसकी PDF फाइल भी मिलेगी और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन आप लोग जरूर इंस्टॉल कीजिए। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहां पर भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने दोस्तों लद्दाख की राजधानी लेह में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने उद्घाटन किया है स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान के लिए। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 3500 मीटर। 3500 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थापित किया गया है। ओके, अगला देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में विकसित किस मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दी? तो दोस्तों अब आकाश मिसाइल जो DRDO द्वारा बनाई गई है इसका भारत निर्यात भी करेगा, यानी एक्सपोर्टेशन भी करेगा। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसकी मंजूरी मिल चुकी है। ओके, DRDO के द्वारा बनाया गया है। ये कम दूरी की सतह से हवा में यानी सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइल होती है। अगला देखते हैं। अगला है, भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र। देखिए दोस्तों, कई बार मैंने आपको बताया है जब भी पहले जुड़ जाए तो समझ लीजिए क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में दोस्तों भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है। ये PPP मॉडल पर आधारित होगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ये बेस्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल पेमेंट के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? केंद्र सरकार का ये अभियान है, कैंपेन है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। वो भी किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो गलियों में बेचने वाले होते हैं, चाहे वो ठेले वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, ठीक है। इन सभी को भी डिजिटल पेमेंट के लिए जागरूक करने के लिए कैंपेन शुरू किया गया है। इस कैंपेन का नाम है मैं भी डिजिटल, ठीक है। मैं भी डिजिटल नाम का कैंपेन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन, यानी इससे पहले जो चेयरमैन थे विनोद कुमार यादव जी, इनको इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों रेलवे बोर्ड के चेयरमैन चेंज हुए हैं, इसी महीने में चेंज हुए हैं। कौन बने हैं अब? सुनीत शर्मा। कौन? सुनीत शर्मा बने हैं नए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। विनोद कुमार यादव जी को ये पुरस्कार दिया किसने? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IET के द्वारा इनको दिया गया है। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और भी जो भी सुधार हुए हैं उनके लिए। अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है। अब देखिए, ये है कैंपेन एक जिला एक शिल्प अभियान। ऐसे ही कुछ मिलता जुलता अभी उत्तर प्रदेश ने एक योजना शुरू की है, एक जिला एक उत्पाद योजना। तो अगर एक जिला एक उत्पाद योजना पूछा जाए तब आप उत्तर प्रदेश लगाएंगे, एक जिला एक शिल्प अभियान पूछा जाए तो आप मध्य प्रदेश लगाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मध्य प्रदेश के जो भी जिले हैं उनमें से जिस जिले में जो शिल्प कला फेमस होगी उनको और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 2020 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे दिया गया? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान तो अभी हाल ही में पंडित सतीश व्यास जी को दिया गया दोस्तों, जो कि एक फेमस गायक हैं। CR व्यास के ये पुत्र हैं। पंडित CR व्यास काफ़ी फेमस थे, उन्हीं के पुत्र ये भी हैं पंडित सतीश व्यास जी, ये भी फेमस गायक हैं। इनको 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि वाला तानसेन सम्मान दिया गया, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। क्लियर? अच्छा, इन्हीं के साथ अभिनव कला परिषद को राजा मानसिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये भी याद रखिएगा, एक पॉइंट इसी से लिंक कर रहा हूँ। राजा मानसिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया गया किसे? अभिनव कला परिषद को, जो कि भोपाल में स्थित है। अगला देखते हैं। मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? मद्रास हाईकोर्ट, इसके नए चीफ जस्टिस बने हैं दोस्तों संजीव बनर्जी। अभी आपको पता होगा 9 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नए नियुक्त हुए हैं और इस पर मैंने आपको एक पार्टिकुलर वीडियो भी दी हुई है।
भारत के जितने भी हाई कोर्ट हैं उनके जो भी चीफ जस्टिस हैं और उन हाई कोर्ट का राज्य कौन कौन सा होता है, कवर होता है, इन सब के बारे में डिटेल वीडियो है। आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पर, एमजेटी ऐप से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल के लिए संजीव बनर्जी जी मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हुए हैं। कुछ और भी नाम दिख रहे हैं ऑप्शन में, उनको भी जान लेते हैं। जैसे पंकज मित्तल, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। हिमा कोहली को दोस्तों तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट की ये पहली महिला चीफ जस्टिस भी बनी हैं। एस मुरलीधर, ये ओडिशा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हुए हैं। अगला देखते हैं। अगला, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन नियुक्त हुए? अभी मैंने आपको बताया सुनीत शर्मा जी भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त हुए हैं। विनोद कुमार यादव जी की जगह पर ये आए हुए हैं। अगला, किस फुटबॉलर को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड ये दिया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अब देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से रिलेटेड इस महीने में 2 क्वेश्चन आए, एक प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड और एक दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोवर का रिकॉर्ड, और एक और क्वेश्चन आया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने का भी रिकॉर्ड इनके नाम था। ठीक है, तो याद रखिएगा 250 मिलियन से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोवर इनके हो चुके हैं, इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, और इन्होंने 759 से ज़्यादा गोल कर लिए हैं फुटबॉल में, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले भी फुटबॉलर बन चुके हैं। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा समझ लिए। प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड इनको दिया गया है, किस में दिया गया है? ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में। ओके, अच्छा एक और पॉइंट, इसमें ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में ही कोच ऑफ द ईयर दिया गया पेप गार्डियोला को। किसे? पेप गार्डियोला को कोच ऑफ द ईयर भी आपको पता होना चाहिए। अगला, हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया लुइस हैमिल्टन को। ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, मर्सिडीज की कंपनी से ये ड्राइविंग करते हैं, फार्मूला 1 रेसर हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा F1 रेस जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, लुइस हैमिल्टन के नाम। ठीक है, फार्मूला 1 की खिलाड़ी हैं। अगला, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला? तो अभी हाल ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द चेंज किया है, वर्ड एक चेंज किया है। कौन सा वर्ड चेंज किया है? यंग वर्ड चेंज किया है। यंग की जगह पर अब इन्होंने 1 कर दिया है। ठीक है, एक्चुअली में जो सेंटेंस था ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान में एक, फॉर वी आर यंग एंड फ्री, उसको चेंज करके अब फॉर वी आर 1 एंड फ्री कर दिया गया है। क्लियर, ये 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हो गया है ऑस्ट्रेलिया में। अगला, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कौन सी ई कॉमर्स पोर्टल का अनावरण किया? खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इसने अपना एक ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल है ekhadiindia.com। क्या? ekhadiindia.com ये है। ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें 50,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्टेड किए गए हैं जो कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के हैं। अगला, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो वो बन गए हैं दोस्तों सोमा मंडल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक महारत्न कंपनी है सेल, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। अच्छा, सेल के बारे में जानिए। इसकी स्थापना हुई थी 1954 को, 1954 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और अभी हाल ही में सेल को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था, याद होगा आपको। ये किसकी जगह पर आई हुई हैं? ये अनिल कुमार चौधरी जी की जगह पर नियुक्त हुई हैं। अगला, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये बन गए हैं जोंग सान सान। इन्होंने दोस्तों मुकेश अंबानी को पीछे कर दिया है, जोंग सान सान ने। ओके, दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे कर दिया है। ये रिपोर्ट जारी किया था ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने। अगला, हाल ही में DCGI ने भारत में किस स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में DCGI यानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, इसने दोस्तों कोवैक्सीन और कोविशील्ड इन दोनों स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है इंडिया में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मैं कई बार रिपीट करा चुका हूँ और बार बार इसीलिए रिपीट कराता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की 2 कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी मिली है और अब इसका वितरण भी शुरू हो गया है। ठीक है, ये लगना भी शुरू हो गया है, वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इसमें ध्यान दीजिएगा, कोवैक्सीन जो है दोस्तों ये है भारत बायोटेक की वैक्सीन और कोविशील्ड जो है ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों के चेयरमैन कौन है ये पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, भारत बायोटेक के चेयरमैन है कृष्णा इला। कौन है? कृष्णा इला। और कोविशील्ड जिसने बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं अदार पूनावाला। कौन है? अदार पूनावाला।
चलिए अगला देखते हैं, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत ही ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जामिनर्स का पसंदीदा क्वेश्चन होता है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व ब्रेल दिवस दोस्तों, जो ये दृष्टिबाधित होते हैं या अंधे व्यक्ति होते हैं उनको उनके कम्युनिकेशन के लिए एक लिपि होती है, ठीक है, ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने अभी 2019 में ही इसकी शुरुआत की थी। 2019 से ही ये मनाया जाना शुरू हुआ है। ब्रेल लिपि क्या होता है? इसमें दोस्तों डॉटेड फॉर्म में होता है, एक जो अक्षर होते हैं, जो भी वर्ड होते हैं वो डॉटेड फॉर्म में लिखे जाते हैं और 6 डॉट का होता है वर्ड और उन्हीं को टच कर करके पढ़ते हैं दृष्टिबाधित या अंधे व्यक्ति। ओके, तो ये जो लिपि है इसको डेवलप किया था लुई ब्रेल ने, जिनकी जयंती होती है 4 जनवरी को। इस वजह से उनकी जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है। अगला देखते हैं, CISF के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल जी बने हैं CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज फोर्सेस के नए महानिदेशक, नए डायरेक्टर जनरल। CISF के बारे में थोड़ा सा जानिए। इसकी स्थापना हुई थी 1969 को, 1969 को नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा दोस्तों, ये जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज होते हैं इन पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। उससे आपको पता लगेगा भारत में कितने सिक्योरिटी फोर्सेज होते हैं और किनका क्या काम होता है। जैसे ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, तो जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें जो सिक्योरिटी लगती हैं उनके लिए ही काम करते हैं। अगला, हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया? तो अमेरिका ने ये पारित किया है। ओके, ये एक्ट पाकिस्तानी महिलाओं के लिए है, पाकिस्तानी महिलाओं को स्कॉलरशिप देने के लिए है, ठीक है। इस एक्ट के अनुसार इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए अमेरिकन एजेंसी द्वारा एटलीस्ट 50% का स्कॉलरशिप दिया जाएगा पाकिस्तानी महिलाओं को। किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए। ओके, अगला देखते हैं। अगला, दुनिया की सबसे मूल्यवान दोपहिया कंपनी कौन बनी? तो वो बन गई है बजाज। बजाज कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान, सबसे वैल्यूएबल दो पहिया यानी 2 व्हीलर कंपनी बन गई। अभी हाल ही में 1 लाख करोड़ का इसने मार्केट कैप क्रॉस किया है। अगला, टेस्ला ने कहां पर 72 चार्जिंग पॉइंट्स वाला दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन लॉन्च किया? तो टेस्ला ने दोस्तों अभी हाल ही में संघाई में, कहाँ पर? संघाई में, चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन इस्टेब्लिश किया है, लॉन्च किया है, जो कि 72 चार्जिंग पॉइंट्स वाला है। देखिए दोस्तों, जो सुपर चार्जर स्टेशन होता है उसमें आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में ही जो कार होती है वो चार्ज हो जाती है और चलती है 400 से 500 किलोमीटर। और जो एक होता है चार्जिंग स्टेशन, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, उसमें रात भर हो सकता है लगाया जाना पड़े या 3 से 4 घंटे के लिए चार्जिंग में लगाया जाता है गाड़ियों को, ठीक है। तो वो पब्लिक चार्जिंग वाला होता है। एक होता है सुपर चार्जर स्टेशन जो कि स्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, ये आधे घंटे में ही चार्ज कर देता है। अगला देखते हैं, भारत की पहली और केरल की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बने? तो भारत की पहली और केरल की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों रेशमा मारियम राय। कौन? रेशमा मारियम राय। 21 वर्ष 42 दिन ही है इनकी उम्र। केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं। ओके, केरल की ये पठान मथिट्टा जिले की अरुवापुलम ग्राम पंचायत से अध्यक्ष बनी है। अभी एक और नाम आया था जो आपको ये ऑप्शन में दिख रहा है, आर्या राजेंद्रन। ये देश की सबसे युवा मेयर बनी थी, केरल की ही ये भी हैं। अगला देखते हैं, भारत कितने वर्षों के लिए 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना? तो भारत दोस्तों अगले 2 वर्षों के लिए एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया है। 8वीं बार बना है, ठीक है, 2 साल का कार्यकाल से मिला है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये दोस्तों दुनिया के पुलिस के नाम से जाना जाता है, दुनिया की पुलिस कहा जाता है इसे। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर कंट्री होती है। अब इन 15 में दोस्तों 5 तो होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, यानी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी सदस्य ही बना है अभी भारत भी। 5 जो परमानेंट मेंबर होते हैं वो हैं यूके, यूएस, चाइना, फ्रांस, रसिया। कौन है? यूके, यूएस, चाइना, फ्रांस, रसिया। और जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं इनमें से प्रत्येक वर्ष 5-5 की 2-2 वर्षों के लिए नियुक्ति होती है। ध्यान से समझिएगा, जैसे 5 बार की इस बार हुई काउंसलिंग, चुनाव हुआ, ठीक है, और 5 बार के लिए अगला, 5 देशों के लिए अगली बार होगा। तो ये जो 5 बार इस बार के लिए जो 5 देश हुए हैं ये अगला साल छोड़कर अगले साल, उसके बाद वाले साल में, नेक्स्ट ईयर में बनेंगे, दोबारा से चुनाव किया जाएगा, ठीक है, तो उनमें से चुना जाएगा। जैसे ही भारत अभी आया है तो 2 वर्षों के लिए आया है, 2021 में आया है, तो अब 2023 में भारत के साथ जो आए हैं बाकी देश उनके लिए फिर से चुनाव होगा। अब
मे भी हो सकता है भारत दोबारा चुन लिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है भारत को दोबारा ना चुना जाए, किसी और देश को मौका मिले। क्लियर। चलिए अगला, प्रति 1000 आबादी में सीसीटीवी निगरानी में दुनिया का शीर्ष शहर कौन है? तो वो है दोस्तों चेन्नई। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है साउथ एशिया जनरल पत्रिका में, और इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 130 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें चेन्नई रहा है टॉप पर प्रति 1000 आबादी में सीसीटीवी के निगरानी के मामले में। ओके, अच्छा, दुनिया का सबसे पहला सीसीटीवी कैमरा कहाँ पर लगा था? जर्मनी में लगा था, याद रखिएगा। जर्मनी में दुनिया का सबसे पहला सीसीटीवी कैमरा लगा था। अभी एक ब्रिटेन ने भी सर्वे किया था। इसके अनुसार हैदराबाद टॉप पर था इंडिया में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो था 1 करोड़ के आसपास आबादी वाले शहरों में, ये है 1000 की आबादी वाले शहरों में। अगला देखते हैं। अगला, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं संजय कपूर। इन्होंने दोस्तों वेंकट राम राजा के खिलाफ जीत हासिल की है। और भरत सिंह चौहान जो पुनः सचिव नियुक्त हुए हैं, जो आपको सी ऑप्शन में दिख रहे हैं, इनको भी आपको याद रखना है। इन्हें पुनः सचिव नियुक्त किया गया है, यानी कि एक बार फिर से सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। और ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है संजय कपूर को। अगला, राष्ट्रीय परमाणु टाइम स्केल का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय परमाणु टाइम स्केल का उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अब दोस्तों, भारतीय मानक समय में 2.8 नैनो सेकेंड की एक्यूरेसी जनरेट की जा सकेगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एक्यूरेट हो गया है हमारा टाइम स्केल। तो अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय गणतंत्र दिवस का दौरा रद्द किया? तो दोस्तों देखिए, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन आने वाले थे भारतीय गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को, लेकिन उन्होंने दौरा रद्द कर दिया है। फिर इसके बाद बात चली कि सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बातचीत चली कि वो आ जाएं, लेकिन उन्होंने भी कैंसिल कर दिया। तो इस बार फाइनली 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत में कोई नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मुख्य अतिथि 1966 के बाद एक बार फिर से पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब कोई नहीं आएगा। और अगर सबसे पहले बात किया जाए 1950 में कौन आया था मुख्य अतिथि के रूप में, तो ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे सुकरवो आए थे पहली बार भारत में मुख्य अतिथि के रूप में 1950 को, जब भारत गणतंत्र हुआ था, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बार अगर पूछा जाए 1951 में, तो नेपाल के राजा थे राजा त्रिभुवनवीर विक्रम शाह, वो आए थे। फिर 52 और 53 में कोई नहीं आया था। अगला, 8 जनवरी 2020 को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? दोस्तों अभी हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 26वां संस्करण शुरू हुआ 8 जनवरी को, ठीक है। 8 जनवरी से 15 जनवरी तक ये चला, 8 से 15 जनवरी के बीच में। KIFF के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ओके, इसमें 45 देशों की 50 शॉर्ट फिल्में दिखाई गई और डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। चलिए एक और यहीं से क्वेश्चन लिंक करिएगा। ये तो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ, एक हुआ IFFI, अभी ये स्टार्ट हुआ है, चल भी रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये गोवा में आयोजित हो रहा है, गोवा में। अभी आगे आएगा क्वेश्चन और ज़्यादा डिटेल जानेंगे। अगला, दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस देश ने शुरू की? तो दोस्तों हमारे प्यारे भारत ने शुरू किया है दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफ लाइन एक्सप्रेस। इसमें दोस्तों भारतीय रेलवे ने हॉस्पिटल के लगभग सारे फीचर्स दिए हैं, सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, सुविधाएं दी हुई हैं। और ये जो ट्रेन है इसमें 2 मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर भी हैं, ठीक है। तो इसमें एक प्रकार से ये ट्रेन है, चलता फिरता एक हॉस्पिटल होगा। तो भारत ने इसे डेवलप किया है, भारतीय रेलवे ने। अगला, किस राज्य ने माटी कला रोजगार योजना शुरू की? तो माटी कला रोजगार योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। राज्य में प्लास्टिक से बने जो सामान होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका यूजेस कम किया जा सके, मिट्टी की कला को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। साथ ही साथ जो भारतीय जो आत्मनिर्भरता भी बढ़े, भारत के जो कुम्हार वर्ग है उनको भी थोड़ा सा रोजगार बढ़े, उनका भी, ठीक है, अर्थव्यवस्था उनकी बढ़े। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, क्षमता होगी 600 मेगावाट की। कहाँ पर बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर, ठीक है, ओंकारेश्वर बांध पर ये बनाया जा रहा है।
दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ वीडियो बनाई जाती है। वीडियो आप लोग अगर लाइक कर देते हो तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा रहता है और आपको मैं टाइम से वीडियो देने का प्रयास करता हूं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया करता हूं। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अगला देखते हैं, पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो वो बन गई हैं दोस्तों क्लेयर पोलोसाक। कौन? क्लेयर पोलोसाक। वो बन गई हैं पुरुष टेस्ट मैच में अंपायर बनने वाली पहली महिला। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टेस्ट मैच अभी हुआ, बॉर्डर गावस्कर सीरीज, उसमें इन्होंने अंपायरिंग की है। ठीक है, यही 2019 में वनडे मैचेस में, पुरुषों के वनडे मैचेस में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। एक और नाम आपको दिख रहा है बी ऑप्शन में, स्टेफनी फ्रेपार्ट। ये पुरुष फुटबॉल मैच रेफरी बनी है, पहली महिला रेफरी बनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक ने इंडियाज 71 ईयर टेस्ट नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में आर कौशिक ने लिखी है इंडियाज 71 ईयर टेस्ट नाम से एक बुक। इस बुक का पूरा नाम है इंडियाज 71 ईयर टेस्ट, ए जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, अच्छा दोस्तों, जो भी बुक्स एंड अर्थर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इनके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो देता हूं, लगभग हर महीने में देता हूं। ठीक है, पूरा कवर अप करता हूं। तो इस महीने में भी ये पुस्तक की एक वीडियो आएगी, उसमें पूरा सब कुछ कवर अप किया जाएगा। अगला, और जो भी वीडियो आती है, अगर आप वीडियो नहीं देख पाते हो इन केस, तो आप लोग MZT ऐप पर जाया करो, इन सभी वीडियोस की PDF डाउनलोड कर लिया करो। एटलीस्ट PDF से आप पढ़ाई कर लिया करो। ठीक है, तो PDF आप पढ़े रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो याद रहेगा। बाकी ई बुक से भी कवर अप कराया जाता है। अगला देखते हैं, सोमालिया में भारत के राजदूत कौन बने? तो अभी हाल ही में वीरेंद्र कुमार पाल को बनाया गया सोमालिया में भारत का नया राजदूत। ये 1991 बैच के IFS यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं। वर्तमान में ये केन्या में भारत के हाई कमिश्नर थे। अब इनको नियुक्त कर दिया गया है सोमालिया में भारत का राजदूत। गौरव अहलूवालिया, ये पहले पाकिस्तान के थे, इनको अब अल्जीरिया में बना दिया गया है भारत का राजदूत। पाकिस्तान में किसे बनाया गया? सुरेश कुमार को बनाया गया। किसे? सुरेश कुमार को। अगला देखते हैं, अगला है, भारतीय सेना में मानव अधिकार सेल के पहले प्रमुख कौन बनाए गए? तो भारतीय सेना में दोस्तों मानव अधिकार सेल का गठन किया गया है और इस सेल का पहला प्रमुख बनाया गया है मेजर जनरल गौतम चौहान को। किसे? मेजर जनरल गौतम चौहान को। ठीक है, भारतीय सेना में जो लगातार सवाल जवाब उठते रहते हैं, तो इसके लिए एक मानव अधिकार सेल का गठन कर दिया गया है। ये उन सवालों का जवाब देगा। ठीक है, जिससे कि जैसे कुछ लोग अभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे कि, और कुछ लोग ये भी सवाल उठाते रहते हैं कि जो जनरल कैजुअलिटी हो जाती है, कि जो आम नागरिक होते हैं वो मार दिए जाते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं हमारी सेना पर। तो ऐसे आरोप ना लगें, ऐसे आरोपों की जवाबी के लिए, उनको सबूत देने के लिए ये अधिकार सेल का, मानव अधिकार सेल का गठन किया गया है। अगला, हाल ही में किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए सौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में बंधन बैंक ने सौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है सेना के जवानों के लिए। इसके तहत बंधन बैंक में जीरो बैलेंस पर अकाउंट ओपन हो सकेगा, यानी फ्री में ओपन हो सकेगा अकाउंट। और साथ ही साथ उन सेना कर्मियों के परिवार वालों को भी काफ़ी राहत दी जाएगी कई स्कीम्स में भी। ओके, बंधन बैंक के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, कोलकाता में हेडक्वार्टर है और चंद्रशेखर घोष जी हैं इसके फाउंडर और MD और CEO। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने माई ईयर्स विथ राजीव नामक पुस्तक लिखी? ये पुस्तक लिखा है दोस्तों वजाहत हबीबुल्लाह ने। किसने? वजाहत हबीबुल्लाह ने। आर गिरधरन आपको भी ऑप्शन में दिख रहे हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है राइट अंडर योर नोज। क्या? राइट अंडर योर नोज। आर कौशिक, इनके बारे में अभी बताया मैंने, इन्होंने लिखा इंडियाज 71 ईयर टेस्ट नाम से बुक। अगला देखते हैं, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया? तो दोस्तों ये थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है। इनसे पहले भी एक पूर्व मुख्यमंत्री का भी निधन हुआ था। किसका? केशुभाई पटेल का। केशुभाई पटेल BJP पार्टी से वहाँ पर बने थे पहली बार CM गुजरात में। माधव सिंह सोलंकी ये कांग्रेस पार्टी से थे, ये वहाँ के 4 बार CM रह चुके थे। ठीक है, माधव सिंह सोलंकी गुजरात के 4 बार CM रह चुके थे। अगला, देश का पहला बौद्ध थीम पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाना है सांची में, मध्य प्रदेश में सांची में स्थापित किया जाएगा देश का पहला बौद्ध थीम पार्क। 17 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जा रहा है। ठीक है, रायसेन जिले के सांची में। अगला देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे।
क्यों 10 जनवरी को? क्योंकि 10 जनवरी 1975 में दोस्तों नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। उसी की वर्षगांठ के रूप में ये मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2006 से मनाया जाना शुरू हुआ। मनमोहन सिंह जी ने इसकी घोषणा की थी। ओके, अच्छा, अब देखिए इसकी थीम भी ध्यान लीजिए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। इस बार की इसकी थीम थी न्यू वर्ड न्यू इंडिया न्यू हिंदी। क्या? न्यू वर्ड न्यू इंडिया न्यू हिंदी, ये थी इस बार की थीम। एक और होता है भारत का हिंदी दिवस, वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 14 सितंबर के दिन ही 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था, तो इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला, किस राज्य ने भ्रमण सारथी योजना शुरू की? भ्रमण सारथी योजना असम राज्य सरकार ने अभी हाल ही में शुरू की है। इसके तहत होगा ये कि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में सर्विस देने के लिए 25 गुलाबी बसों को, 25 पिंक बसेस को हरी झंडी दिखाई गई है भ्रमण सारथी योजना के लिए। ठीक है, फ्री बस सर्विस है ये। अगला देखते हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के नए अध्यक्ष कौन बने? BBC दोस्तों अक्सर चर्चे में रहता है। इसके बने हैं अभी हाल ही में नए अध्यक्ष रिचर्ड शॉर्प। कौन? रिचर्ड शॉर्प। इसका हेडक्वार्टर है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। इसकी स्थापना हुई थी 1922 में, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन, यानी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के दिन इसका उद्घाटन किया गया है। इसके तहत होगा ये कि 18 वर्ष से 25 वर्ष के जो भी यूथ है, जो भी युवा हैं, ये सार्वजनिक मुद्दों से कैसे जुड़ सकें, आम आदमी के हिसाब से जो भी दृष्टिकोण इनका होता है वो उसको कैसे समझा जा सके, इन सब के लिए ये महोत्सव आयोजित किया गया है। यानी बेसिकली समझिए कि युवाओं की सोच क्या है, वो किस तरफ जा रहे हैं, वो उनके हिसाब से देश कैसे चलना चाहिए या क्या क्या सुधार होना चाहिए, इन सबको जानने के लिए ये आयोजित किया गया था। अगला, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अभिषेक यादव जी को AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है। ओके, अच्छा, भारत के पूर्व स्ट्राइकर ये रहे हैं, ये भाईचुंग बूटिया, सुनील छेत्री, महेश गौली, ये सभी जो बड़े बड़े खिलाड़ी रहे हैं उनके साथ ये खेल चुके हैं। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1937 को। प्रफुल्ल पटेल जी इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं, यानी महासचिव हैं। नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। तो अब उप महासचिव का पद शुरू किया गया है, उसके पहले ये बन गए हैं व्यक्ति। अगला, हवाई जहाज में रोबोटिक सैनिटाइजिंग तकनीकी का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बन गई? तो वो बन गई है एयर इंडिया। हवाई जहाज़ों में अंदरूनी हिस्सों को सैनिटाइज करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन ये बन गई है। ये अल्ट्रा वायलेट रोबोट डिवाइस यूज़ कर रही है। एयर इंडिया के बारे में बात करें, 1932 में हुई थी इसकी स्थापना। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। राजीव बंसल जी हैं इसके वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। अगला, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। पहली बार मनाया गया 1985 में, हालांकि घोषणा 1984 को ही हो चुकी थी, लेकिन 1985 में ये पहली बार मनाया गया। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानिए। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनके गुरु का नाम भी पूछा जाता है, तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण। ठीक है, रामकृष्ण मठ की भी इन्होंने स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन भी इन्होंने शुरू किया था, इनके संस्थापक रहे थे, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बहुत ही फेमस आता है क्वेश्चन कि इन्होंने कहाँ पर भाषण दिया था जिस वजह से ये चर्चे में आए थे, तो ध्यान रखिएगा, शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में 11 सितंबर 1893 का वो दिन था जब इन्होंने शिकागो में भाषण दिया पहले विश्व धार्मिक सम्मेलन में। तो इस भाषण की वजह से, इनके इस स्पीच की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आए थे और इन्होंने भारत का गौरव भी बढ़ाया था। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को विदेशी और द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान खींची गई तस्वीरों वाली किस पुस्तक का विमोचन हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ जहाँ पर भी विदेशी दौरा किए हैं या फिर जो भी द्विपक्षीय वार्ता किए हैं उनके दौरान खींची गई तस्वीरों वाली एक पुस्तक बनी है जिसका नाम है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021।
क्या है, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। अभी हाल ही में 16वें प्रवासी दिवस पर ये शुरू किया गया। 16वां प्रवासी दिवस अभी 9 जनवरी को मनाया गया। ओके, अगला देखते हैं। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है। देखिए आ गया ये 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, यानी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल या इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आयोजित हो रहा है गोवा में। इसका संस्करण है 51वां, यानी 51वां एडिशन है ये इस बार का। तो इस बार दोस्तों फोकस देश चुना गया है बांग्लादेश को। प्रत्येक वर्ष एक कंट्री को फोकस कंट्री चुना जाता है, उस कंट्री की कुछ फिल्में दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो इस बार बांग्लादेश की 4 फिल्में दिखाई जाएंगी। इसका आयोजन दोस्तों 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 24 जनवरी तक आयोजित हो रहा है। अच्छा देखिए, ये 51वां संस्करण ये होना था 2020 में, लेकिन 2020 में दोस्तों आप सबको पता है कोविड-19 था, इस वजह से नहीं हो पाया। गोवा में आयोजित होता है प्रत्येक वर्ष, इस बार भी गोवा में ही आयोजित हो रहा है। अगला, भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। अभी हाल ही में इसका दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। ठीक है, द्विवार्षिक होता है, दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। इससे पहला संस्करण हुआ था 2019 में, अब हो रहा है 2021 में, द्विवार्षिक और दूसरा संस्करण। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये दोस्तों भारत के जो भी तटीय राज्य हैं और जो भी तटीय केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बीच में होता है। ठीक है, वहाँ पर होता है, देखा जाता है सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। अगला, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 कब तक मनाया जाएगा, यानी कब से कब तक मनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी तक क्या होता था, जनवरी महीने के सेकेंड वीक में मनाया जाता था राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, लेकिन इस बार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि इस बार से सड़क सुरक्षा सप्ताह ना मना करके हम मनाएंगे सड़क सुरक्षा माह। तो इस बार ये शुरू हो रहा है 18 जनवरी से, चलेगा 17 फरवरी के बीच में सड़क सुरक्षा माह। तो हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन इसे बना सकते हैं कि पहला सड़क सुरक्षा माह कब मनाया गया। ठीक है, तो ये भी आंसर आप लोग जाने रखिए। अगला देखते हैं, दुनिया में सर्वाधिक गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने। अभी शुरुआत में ही मैंने बताया आपको, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, जोसेफ बीकॉन का, जोसेफ बीकॉन का। ठीक है, इससे पहले इन्होंने अभी 757 गोल का रिकॉर्ड तोड़ा था पेले का। पेले थे ब्राज़ील के खिलाड़ी, उनका रिकॉर्ड तोड़ा। उसके बाद जोसेफ बीकॉन जो थे 759 गोल करके इनका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। अब बन गए हैं सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी, पुर्तगाल के ये खिलाड़ी हैं। अगला, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है। तो दोस्तों विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है जापान का। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट कैसे जारी किया जाता है, इसमें देखा जाता है वीज़ा फ्री एक्सेस किसका कितना है। तो जापान का वीज़ा फ्री एक्सेस है 191, यानी अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो आप 191 देशों में बिना किसी वीज़ा के जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड पर है सिंगापुर और थर्ड पर है दक्षिण कोरिया और जर्मनी, दोनों संयुक्त रूप से। ठीक है, भारत कहाँ पर है, भारत है दोस्तों 85वें स्थान पर, भारत 50वें स्थान पर। अच्छा, भारत का वीज़ा फ्री एक्सेस कितना है, तो अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप 58 देशों में जा सकते हैं फ्री में, बिना भी किसी वीज़ा के साथ। ठीक है, यहाँ पर वीज़ा फ्री एक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप इन्हीं 58 देशों में ही जा सकते हैं, बाकी देशों में नहीं जा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इन 58 देशों में जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, वीज़ा बनवाने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला, हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले लिथियम भंडार की खोज हुई। तो भारत का पहला लिथियम भंडार खोजा गया कर्नाटक में। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी अभी हाल ही में स्थापित होने की घोषणा हुई गुजरात में, ये भी ध्यान रखना है आपको। लेकिन ये लिथियम भंडार है, कहाँ पर खोजा गया, कर्नाटक में। लिथियम का यूज़ कहाँ होता है, बैटरियों में होता है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है इंडिया के लिए। अब हमें चाइना पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। जो मोबाइल बनती है, मोबाइल का प्रोडक्शन होता है, मोबाइल फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। आपको सबको पता है कि नोएडा में सैमसंग कंपनी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, दुनिया का सबसे बड़ा अपना इंस्टीट्यूट खोला है। तो मोबाइल बनाने के लिए बैटरियों को जो दूसरे देशों से खरीदना पड़ता था, अब अगर भारत में लिथियम भंडार की खोज हुई है तो यहाँ से लिथियम यूज़ करके बनाया जाएगा। ठीक है, हालांकि ये भंडारण बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी है। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव मनाया गया। तो चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल दोस्तों मणिपुर में मनाया गया। कहाँ पर, मणिपुर में ये मनाया गया है। ठीक है, अब देखिए चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये जनरली मनाया जाता है दोस्तों मेघालय में। कहाँ पर, मेघालय में। लेकिन इस बार ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है ये माओ में, ये माओ एक स्थान का नाम है मणिपुर का, तो माओ में मनाया गया, इसलिए इसका नाम है चेरी ब्लॉसम माओ
महोत्सव या फेस्टिवल। ओके, तो जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे मेघालय, लेकिन अगर मेघालय ऑप्शन में नहीं है और माओ दिया गया है उसमें नाम में तो आप मणिपुर लगा देंगे तब भी चलेगा। मणिपुर से मैंने आपको याद कराया था 3 बार स लिख दीजिएगा, स। अब देखिए 3 स से आपको 3 महोत्सव याद हो जाएंगे, एक संतरा महोत्सव, एक सिरुई लिली महोत्सव, एक है संगाई महोत्सव। ठीक है, तो ये 3 स से आप लोग मणिपुर को भी याद रखेंगे तो 3 महोत्सव और याद हो जाएंगे आपको। अगला, हाल ही में कहाँ पर पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल मनाया गया? आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये अभी हाल ही में दोस्तों मनाया गया लद्दाख में। ठीक है, लेह में, लद्दाख में, लद्दाख की राजधानी होती है लेह, वहीं पर ये मनाया गया है नुब्रा घाटी में। 7 दिनों तक ये चला, आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल आयोजित हुआ। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अभी लद्दाख में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट भी आयोजित हुआ, ये भी याद रखना चाहिए। अगला, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग लगाया गया? तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अब तो पूर्व प्रेसिडेंट हो गए हैं। ठीक है, अब जो बाइडेन ने शपथ ले ली है, तो अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार महाभियोग लगाया गया। निचली सदन में ये पास भी हो गया था, लेकिन ऊपर के सदन में पास नहीं हो पाया एक बार फिर से, और महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इससे पहले इनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया। ठीक है, महाभियोग मैंने आपको बताया था, महाभियोग लगाना किसी राष्ट्रपति पर, यानी उसकी बेइज्जती करके उसको निकालना, उस पर राष्ट्रद्रोह का लगाना, एक आरोप लगाना एक प्रकार से। ठीक है, साबित करना। तो महाभियोग के केस में क्या होता है, अगर कोई प्रेसिडेंट महाभियोग से हटाया जाता है तब फिर आजीवन जो उसको सिक्योरिटी मिलती है, आवास मिलता है, पेंशन मिलती है, ये सभी चीज़ें नहीं मिलेगी। सेम ऐसा कंडीशन भारत पर भी लागू होगा, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो हमारे संविधान में ली गई है अमेरिका से ही। ओके, अगला है, हाल ही में जारी ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में भारत रहा है दोस्तों 4थे स्थान पर। ये रिपोर्ट है डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड, ये रिपोर्ट 3रा संस्करण है। जारी किसने किया है? मास्टर कार्ड और टफ्ट यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल ने। किसने? टफ्ट यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर के 3रा एडिशन लॉन्च किया इस रिपोर्ट का, जिसका नाम है डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड। इसमें भारत है 4थे स्थान पर। टॉप 3 कौन है? टॉप पर है दोस्तों चाइना, सेकेंड पर है अजरबैजान, थर्ड पर है इंडोनेशिया, चौथे पर है भारत। अगला देखते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने लगातार 3री बार कायाकल्प पुरस्कार जीता? तो अभी हाल ही में एम्स भुवनेश्वर ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर ने जीता है लगातार 3री बार कायाकल्प पुरस्कार। स्वच्छता, स्वास्थ्य और भी जो भी चीज़ें होती हैं इससे रिलेटेड, इनको बढ़ावा देने के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में अस्थायी लगातार सुधार करने के लिए, अस्थायी प्रयासों का निर्माण करने के लिए, इन सब के लिए इसको दिया गया है ये अवार्ड। पुरस्कार राशि है इसकी 2 करोड़ रुपए की। कितने की? 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि के साथ। अगला देखते हैं, बायजूस ने किस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का $1 बिलियन में अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों बायजूस ने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड को एक्वायर कर लिया है $1 बिलियन में। एडुटेक प्लेटफॉर्म में, एडुटेक सेवाओं में अभी तक का ये सबसे बड़ा एक्विजिशन है। बायजूस ने खरीदा है किसे? आकाश एजुकेशनल को। इससे पहले आपको याद हो सबसे बड़ा जो एक्विजिशन था वो अनअकैडमी ने वाईफाई स्टडी को जब खरीदा था तब का था। ठीक है, वेदांतु भी एक एडुटेक प्लेटफॉर्म है। और अभी दोस्तों बायजूस ने इससे पहले ओस्मो को खरीदा था, व्हाइट हैट जूनियर को खरीदा है। ठीक है, इससे पहले ट्यूटर विस्टा को भी खरीद लिया है बायजूस ने। बायजूस की स्थापना 2011 में हुई थी। ठीक है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर हैं बायजू रविंद्रन जी। अच्छा, बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान, याद रखिएगा इनका नाम। ओके, बस दोस्तों ये तो थे 60 क्वेश्चंस इस वीडियो के। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। यहाँ तक आप देखते हुए आए हो तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आई है। आज मैं चाहता हूँ जितने व्यू हों वीडियो में उतने लाइक्स हो जाएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यहाँ तक देखते हुए आए हो तो पसंद तो आई है तभी यहाँ तक देखते आए हो, वरना स्किप कर देते वीडियो। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने 5 दोस्तों के पास कम से कम शेयर कर देना। दिन भर आप बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हो, अच्छी चीज़ें शेयर करोगे तो आपके पास भी अच्छी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो आप देख लिए हो, जाओ इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। कहाँ पर? MZT ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए MZT ऐप। यहाँ पर आपको मिलता है फ्री में डेली क्विजेज, PDF फाइल्स, स्टडी मटेरियल, वीडियोस और भी बहुत सारी चीज़ें। मॉक टेस्ट वगैरह भी फ्री किए गए हैं NTPC के एग्जाम को देखते हुए, तो आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ई बुक्स आप परचेज कर सकते हैं हमारी जो भी आती हैं मंथली करंट अफेयर की और ईयरली करंट अफेयर की।
तो यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग सजेस्ट भी कर सकते हैं हमें टॉपिक, कौन सी वीडियो पर अगली वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।